हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। सबसे पहले तुम लोगों को कांग्रेचुलेशंस। आप लोग अपने प्रीवियस क्लास से आगे बढ़ करके क्लास 9th में एंट्री कर चुके हो और तुम लोगों को इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। आज हम क्लास 9th में आपका बायो का लेक्चर हम लेंगे। आपके चैप्टर को जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर पूरे बायोलॉजी के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी चैप्टर्स को पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्या है सेल। तो हो सकता है तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी सेल के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे भी कुछ चीजों को समझा होगा वहां पे कि सेल क्या है और इसका लाइफ के लिए कितना इसका जरूरी है। ये तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये सेल है क्या। तो जो ये सेल है इसको डिफाइन किया कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में डिफाइन करें तो सेल को क्या बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जो सेल को देखने के बारे में बात है, सेल की खोज करने के बारे में बात है, तो सबसे पहले सेल का खोज कौन किया था। तो सबसे पहले जो सेल को देखा था, किसने देखा था, नाम सुना तुम लोगों ने, रॉबर्ट हुक, इनका नाम सुना है। तो सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा था। कैसे देखा था, इन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप को उन्होंने इस्तेमाल किया किसको देखने में, कॉर्क को। कॉर्क को उन्होंने पतला पतला स्लाइड काटा और जब कॉर्क के पतले पतले स्लाइड को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो ही ऑब्जर्व्ड ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने क्या देखा था, एक हनीकॉम्ब लाइक, जैसे तुम मधुमक्खी का छत्ता कहते हो, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हनीकॉम्ब। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। अब देखो मधुमक्खी की छत्ती के ऊपर तुम देखे होगे, उसमें क्या दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं। और जब कोई छोटी छोटी स्पेस होते हैं उनको हम लोग क्या शब्द देते हैं, नाम सेल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम लोग सेल शब्द कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने जब देखा कि इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पे उन्होंने देखा कि वहां पे क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे होलो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने उसको क्या बोला, सेल बोला। तो सबसे पहले क्या देखा रॉबर्ट हुक ने, किसमें देखा, ऑब्जर्व्ड सेल बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड सेल इन कॉर्क।
He observed honeycomb like स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। खास बात बोला जाता है, जो कई बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशंस में, कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वह क्या था? डेड सेल थे। दे आर नॉट ए लिविंग सेल। तो जो रॉबर्ट हुक ने देखा, रॉबर्ट हुक observed डेड सेल। रॉबर्ट हुक जो ऑब्जर्व किए वो डेड सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो लाइव सेल को नहीं देख पाए थे। लेकिन सबसे पहले देखा तो रॉबर्ट हुक ने ही। सो रॉबर्ट हुक इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ सेल, या रॉबर्ट हुक को ही हम लोग सेल का खोजकर्ता कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि वो डेड सेल को देखे थे। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? तो लिविंग सेल इज फर्स्ट observed by Anthony van Leeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है, इसीलिए इनको हम लोग बोले जाता है कि यही आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। इन्होंने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो इंडिविजुअल सेल से बने हुए थे, उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि डेड सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, और लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। तो ये कुछ बातें हो गई सेल के खोज करने के बारे में, ठीक है। जो ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कैसे देखा था? इन्होंने भी अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, और इन्होंने टूथ स्कम, दांत रगड़ के जो मैल निकाला, या फिर कहीं बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, वहां से पानी को इकट्ठा किया। उन लोगों को जो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव उसमें टहलते हुए दिखाई दिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्वायरमेंट में जिनको हम लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हैं। और उन्होंने इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किया था। तो ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक सेल में चलते हैं, और वहां पे कई सारी चीजों को और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो जो सेल की बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, दो तरह के मुख्य रूप से ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। तो सेल के बेसिस पे हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया ऑर्गेनिज्म को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म। क्या बोला गया? सेल के बेसिस पे हमने दो भाग में बांट दिया। सेल तो समझ ही गए आप। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसको हम और ज्यादा भी डिस्कस करेंगे। तो क्या देखा? सेल के बेसिस पे हमने दो तरह का ऑर्गेनिज्म देखा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? देखो, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो किससे बना है? प्रो और कैरियोटिक। प्रो मीन्स क्या होता है? बल्कि इसको हम ऐसे देख लेते हैं। जो प्रो कैरियोटिक है वो दो शब्द से बना है, प्रो और कैरियन से। जो प्रो कैरियोटिक दो शब्द से बना है। देखो, प्रो और कैरियोटिक तो क्या बना है? दो शब्द, प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो हमें क्या समझ में आया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, मीन्स न्यूक्लियस अनडेवलप्ड हो या न्यूक्लियस एब्सेंट हो, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोला गया? ऑर्गेनिज्म in which nucleus is either undeveloped or absent, known as प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस या तो अनडेवलप्ड हो या फिर एब्सेंट हो, उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, कीटाणु जिसको कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा एक होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसी का दूसरा नाम भी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, भी इनको कहते हैं बीजीए। शॉर्ट में क्या कहते हैं इनको? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकता है पीपीएलओ हो सकता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इनको है। ऐसे बहुत सारे जो होते हैं ये लोग किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो क्या देखा? ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियस इज ईदर अनडेवलप्ड और एब्सेंट, दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और उनकी एग्जांपल क्या दिया गया? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ। इसके क्या होंगे? एग्जांपल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ऐसे यूकैरियोटिक में देखेंगे हम लोग, दो शब्द से बना है, यू और कैरियन। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। कैरियन मीन्स जानते ही हो तुम लोग, न्यूक्लियस। क्या हुआ? ट्रू न्यूक्लियस मीन्स क्या मतलब समझ में आया हमें? ऑर्गेनिज्म which have well developed nucleus, organisms which have well developed nucleus and cell organelles।
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे, जितने जो आपको बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, सांप, बिच्छू, गुजर, इंसान, कुत्ता, पेड़ पौधे, सब के सब यूकैरियोटिक में आते हैं। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? ह्यूमन, फ्रॉग, डॉग, प्लांट्स, सब किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे, क्योंकि सभी के अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सभी के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो क्या देखा हमने इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बताया, इसके बारे में बोला गया जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो उसके बारे में जरूर पूछ लेगा। अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को फिर डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो इनको बस थोड़ा सा हमने समझा दिया है कि ये होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं जो सेल को हमने अभी बोला था, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जिंदगी, लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखते हैं हम लोग हैं, पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज स्ट्रक्चरल, इसके पीछे कारण क्या है? बोला ये जाएगा कि जो सेल है उसी से उन्हीं के आपस में जुड़ जुड़ करके पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। जैसे कि मेरा बॉडी है, इसमें क्या है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपस में जुड़ जुड़ करके पूरे पूरे बॉडी को बनाए हुए हैं। आप एक घर को देख सकते हो, दिखने में तो घर काफी शानदार है, बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसके अच्छे से स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो सेल कैसे, वो पूरा घर कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है। देखा होगा आपने घर को बनते हुए, छोटे छोटे ईंट आपस में जोड़ जोड़ करके हम लोग दीवार बनाते हैं, फिर दीवार को आपस में जोड़ करके कमरे बनाते हैं, बहुत सारे कमरे मिलके घर बना देते हैं पूरा। तो क्या देखा, वो पूरा का पूरा घर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है, छोटे छोटे ब्रिक्स से बने हुए हैं। वैसे हम लोग की जो पूरी बॉडी दिख रहा है, आंख, कान, नाक, गला, मुंह, जितने सब दिखते हैं, सब किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। और जब आपने देखा कि हमारा पूरा बॉडी छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं, सो वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी तो हम बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट पे, तो सीधी बात में आया कि अगर पूरी की पूरी बॉडी सेल से बना हुआ है, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम देखते हैं कैसे सेल बॉडी को बनाता है। देखो, जो सेल है वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। जो सेल आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? टिश्यू। आपको 9th में इसी क्लास में पढ़ना है टिश्यू के बारे में भी। तो सेल से क्या बना? टिश्यू। और टिश्यू आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब देखो,
जैसे कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, प्लांट के अंदर होता है, ह्यूमन में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कॉल्यूमिनर टिश्यू होता है, तो सब टिश्यू होते हैं। टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, जैसे कि हार्ट है, लंग है, किडनी है, लीवर है, ये सब के सब क्या है, ऑर्गन है। और इन ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, ये सब के सब क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। और ये जान जाओ, ह्यूमन बॉडी में कुल 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कुल 11 ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से जब सब ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि चाहे ह्यूमन का अगर ऑर्गन सिस्टम है तो ह्यूमन बनेगा, डॉग के ऑर्गन सिस्टम है तो डॉग बनेगा, कैट के ऑर्गन सिस्टम है तो कैट बनेगा। तो क्या बोला गया, सेल से ही क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म तक बात किससे बना है, अंतर देखा जाए सेल से ही बना है ना। सो हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, यही आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेगा इस चीज को, क्योंकि इसमें कोई बहुत खास टेक्निकल पॉइंट नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मन लगा के समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। सो वी कैन से दैट सेल से ही ऑर्गेनिज्म बना है। सो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। अब देखते हैं व्हाई वी कॉल द सेल इज ए फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को देखते हैं। सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ का फंक्शनल यूनिट भी है। तो देखो कैसे, अब मान लो कि हमने अपने हाथ को राइट किया, लेफ्ट किया, अप किया, डाउन किया, तो ये कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो ये हाथ है यह मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हुआ कि ये एक्शन कोई एक सेल नहीं कर रहा है, वो सभी सेल मिल करके इस एक्शन को ले रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो जिंदा है, जो हमारा हाथ ये फंक्शन कर रहा है, वो एक्चुअली में एक सेल के कारण नहीं हो रहा है, सभी सेल आपस में जुड़ करके एक साथ वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स अगर सेल फंक्शन कर रहा है तो यह हाथ फंक्शन कर रहा है, अगर सेल फंक्शन करना बंद कर देंगे तो यह हाथ फंक्शन करना बंद कर देगा। ऐसे ही हम बोल रहे हैं तो क्या है, हमारे टंग, हमारे माउथ या फिर हमारा लैरिंग्स, इनके सेल एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रहा है, हमारा ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है। मीन्स जो हमारा बॉडी जिंदा है वह इंडिविजुअल कोई बॉडी नहीं है, यह ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ बॉडी है। मतलब इसमें एक ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स जो हैं वो जिंदा हैं, और उन सबके कलेक्टिव परफॉर्मेंस के कारण से एक ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस आपको दिखता है। मीन्स साफ साफ ये बात है कि अगर सेल मर जाएगा, सेल डेड होगा, तो ऑर्गेनिज्म का भी डेड हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म का भी डेथ हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि सेल इज आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इन बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, in body of any organism they perform due to
कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ सेल के कलेक्टिव परफॉर्मेंस के कारण से उनकी बॉडी परफॉर्म करती है। If cells are dead, then organism also dead। organism वहां पे क्या मर जाएगा। तो बोला यह गया कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी परफॉर्म करता है वह परफॉर्मेंस एक्चुअली में उनके बॉडी में प्रेजेंट सेल्स के परफॉर्मेंस के कारण ही होता है। सेल्स जिंदा है तो बॉडी जिंदा है, सेल अगर मर गया तो बॉडी भी मर जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि सेल इज द क्या है, यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अब देखो अलग अलग ऑर्गन के सेल अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। लीवर का सेल अलग परफॉर्मेंस करता है, तो लीवर के सेल जो आपस में कलेक्टिव मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करते होंगे। ऐसे ही इंटेस्टाइन के सेल अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, हार्ट के सेल अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। तो इस सबके अपना कलेक्टिव परफॉर्मेंस के कारण से एक ऑर्गन का परफॉर्मेंस होता है, और हर ऑर्गन जब परफॉर्म करेगा तो अपने आप बॉडी हमारा जिंदा रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेल से दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी अब करके देखते हैं। तो पहला जो आपको जो पढ़ना है वो है प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्टडी देखते हैं, जिससे आप जान जाओ कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमेशा सिंगल सेल से ही बने होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक जो सेल होगा वही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि ये मोस्टली किससे बने होते हैं, मोस्टली क्या होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। और इनको हमने क्या डिफाइन किया था, ऑर्गेनिज्म which have undeveloped nucleus and well developed cell organelles are absent, called प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल तुम लोग जानते ही थे, एग्जाम्पल कौन था, बैक्टीरिया, पिंगियनो, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो बोला गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हो और इसमें क्या हो, वहां पे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इनका एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं
कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसे देखो, ये एक सिंपल से अगर हम एक बैक्टीरिया का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसमें कई तरह के इसके पार्ट्स होते हैं। हमने कुछ को ही दिखाया है। इसे सबसे ऊपर क्या होता है, इनका सेल वॉल होगा। कुछ बैक्टीरिया में ऊपर से कैप्सूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है, सेल वॉल। फिर क्या होगा, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनका होगा मीसोसोम। ये इनकी क्या होंगे, साइटोप्लाज्म। ये इनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। ये क्या है, 70S। ये S है, ध्यान देना, 705 मत पढ़ लेना। 70S राइबोसोम है। अब ये S का मतलब हम बताएंगे ये क्या होता है। इसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पे आरएनए के स्ट्रैंड हो सकते हैं। आरएनए स्ट्रैंड है। ये क्या हो सकता है, इनका फ्लैजिला है। ये सब की सब क्या है, एक छोटा सा अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर अगर बना के देखें तो यह एक बैक्टीरिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और भी इसमें कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर। देखिए हमने कुछ को तो सिंपल तरीके से बनाया जा सके दिखाया है। तो ये तो कंपल्सरी है कि सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। दिखाई दे रहा है अच्छे से, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अपने को क्या किया है, इनफोल्डिंग कॉज किया है, अपने को फोल्ड कर दिया है। और ये जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, मीसोसोम कहेंगे। इसके अलावा इन लोगों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा, 70S राइबोसोम का। हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है, राइबोसोम किससे बना होता है, कौन कौन टाइप के राइबोसोम होते हैं, सबको डिटेल में पढ़ना इसी चैप्टर में आगे है। तो 70S राइबोसोम होता है।
इसके अलावा इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ऐसा उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, हमेशा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल हमेशा नेकेड होता है, नेकेड डीएनए पाया जाता है इन लोगों में। नेकेड डीएनए मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसको हम आगे बताएंगे हम लोग। तो इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है नेकेड डीएनए है, जो कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने के कारण से इनको नेकेड डीएनए कहा जाता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उसको जरूर पूछ लेना। और देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक लिक्विड के अंदर डूबा हुआ रहता है, सभी में एक लिक्विड भरा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसके अलावा इनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कई प्रकार के आरएनए होते हैं, जैसे ये आरएनए का स्ट्रैंड दिखाया हमने। ये आरएनए तीन तरह का हो सकता है मुख्य रूप से, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वो सभी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए हो, इसको पढ़ते समय अपना पेन और पेपर लेके ही बैठो, जिससे क्या होगा कि आप चीजों को जब देखते जाओगे तो उनका नोट्स भी बनाते जाओगे, डायग्राम भी बना लोगे वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो ये था कुछ बातें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब इनको डिटेल नोट हम आपको बोलते हैं, आप इसको लिख लो। तो इनका क्या क्या होगा इसके बारे में लिखोगे। हेडिंग डाल देना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहला देखते हैं, इसमें जो पहला बात की, न्यूक्लियस अनडेवलप्ड और एब्सेंट होगा। पहला बात न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा, जो कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा बात, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे इन लोगों में मोस्टली क्या होगा, मोस्टली दे हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल होगा, क्योंकि इनके सेल बहुत ही छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं। सेल वॉल नहीं रहेगा तो ये फट जाएगा इनका सेल या अनस्टेबल हो जाएगा। सो इनके सेल को सुरक्षा देने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। मोस्टली है सेल वॉल टू प्रोटेक्ट सेल। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, इनमें राइबोसोम कैसा था बताओ, इनमें जो राइबोसोम था वो कैसा था, 70S राइबोसोम था, 70S राइबोसोम होता है। इनमें हमेशा राइबोसोम जो होता है वो 70S राइबोसोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, जेनेटिक मटेरियल इज क्या था, नेकेड डीएनए था इनके पास। जेनेटिक मटेरियल में क्या था, नेकेड डीएनए था, मतलब क्या था, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ये बहुत कई बार मेडिकल तक क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ये चीज कई बार मेडिकल तक क्वेश्चन पूछा गया, नीट में पूछा गया है, नेकेड डीएनए का क्या मतलब होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या होते हैं,
ऑब्सेंट होते हैं। क्या देखा हमने? न्यूक्लियस अनडेवलप्ड और ऑब्सेंट होता है। मोस्टली दिए हैव द सेल वॉल टू प्रोटेक्ट द सेल होता है। 70s राइबोसोम होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इनमें नेकेड डीएनए होता है। और भी कई सारे पॉइंट इसमें आप कह सकते हो। इसी की कुछ में क्या होता है? फ्लैजिला होता है। और ये मोस्टली क्या होते हैं? ज्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कुछ बातें था जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बॉडी का मेन स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो, हमने बताया था जैसे कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर भी एक कवर पाया जाता है, इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। तो क्या बताओगे? बैक्टीरिया which have capsule called कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ज्यादातर जो खतरनाक हमारे बॉडी में इंफेक्शंस कॉज करते हैं यही करते हैं, क्योंकि इनको मारना मुश्किल होता है। जल्दी इनके ऊपर एसिड का, बेस का, इस का जल्दी असर नहीं पड़ता है। तो क्या होते हैं वो? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। फिर बोलोगे ऑन विच कैप्सूल ऑब्सेंट कॉल्ड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो जिन बैक्टीरियाज में कैप्सूल ऑब्सेंट होता है उन्हें कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो क्या देखा आपने कि यह बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें बताया जो कि एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल था, और कुछ स्ट्रक्चर्स को आपने देख लिया। तो ये सब चीजों को थोड़ा अच्छे से आप लोग रीडिंग करके देखना, बुक में भी थोड़ा रीडिंग कर लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना, नोट्स बना लेना, और कोई समस्या होगा तो हमसे जरूर पूछ लेना। आपको हम हर डाउट्स को क्लियर करवा देंगे। ठीक है? तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। अगले क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।